अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ब्रेकिंग बैड सीजन 4 कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से जिसमें हमें गेल को दिखाया जाता है। वो गस के कहने पर मेथ बनाने के लिए एक सुपर लैब तैयार कर रहा है। वो यहाँ पर इक्विपमेंट सेट कर रहा है। गेल और गस यहाँ पर वॉल्टर वाइट को लेकर बात करते हैं। क्योंकि एक फ्लैशबैक सीन है तो वॉल्टर ने अभी तक गस के साथ काम करना शुरू नहीं किया है। गेल वॉल्टर के बनाए ड्रग्स से काफी इम्प्रेस्ड है और कहता है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हालांकि गस को लगता है कि वॉल्टर वाइट को हायर करने के लिए वो श्योर नहीं है। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहां पर वॉल्टर वाइट के पार्टनर जेसी पिंकमैन ने गेल को गोली मार दी है। ये काफी अजीब बात है क्योंकि गेल ने ही वॉल्टर वाइट को हायर करने के लिए गस को इंसिस्ट किया था और अभी वॉल्टर के कहने पर ही गेल को मार दिया गया है। इसी घर के बाहर विक्टर पहुंचता है। ये भी गस के लिए काम करता है। यहाँ गेल के पड़ोसी बंदूक की आवाज सुनकर पुलिस को कॉल कर देते हैं और वो खुद विक्टर को भी यहाँ पर देख लेते हैं। जेसी विक्टर के साथ उसी लैब में जाना चाहता है जहां पर माइक ने वॉल्ट को बंदी बनाया हुआ है। माइक को अंदाजा होता है कि गेल के अपार्टमेंट पर विक्टर को लोगों ने देख लिया होगा और उन्हें लग रहा होगा कि विक्टर ने ही गेल को मारा है। ऐसे में बात घूम फिरकर गस तक पहुंच सकती है और माइक का काम है गस को बचाना। वो इस बात की जानकारी गस को देता है और वहीं विक्टर को एहसास होता है कि शायद उसकी जान खतरे में आ सकती है क्योंकि उसे लोगों ने देख लिया है। वो वॉल्टर के सामने ही ड्रग्स बनाने लगता है क्योंकि वो अपने बॉस गस के सामने अपनी अहमियत साबित करना चाहता है। उसे लग रहा है कि अगर वो खुद अच्छे ड्रग्स बनाने में कामयाब हो गया तो फिर गस को वॉल्टर या जेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्टर इस बात को देखकर हैरान हो जाता है कि विक्टर ने वाकई अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स बना ली हैं। वहीं स्काइलर को अपने घर के बाहर वॉल्टर की गाड़ी दिखती है और वो नहीं चाहती कि उसका बेटा वॉल्टर जूनियर इस गाड़ी को देखे, इसीलिए वो इसे कहीं और जाकर पार्क कर देती है। वो वॉल्टर के गायब होने की वजह से परेशान है और इसीलिए उसके लॉयर सॉल गुडमन को कॉल करती है। पता चलता है कि सॉल गुडमन खुद परेशान हो रहा है और अपने ऑफिस को चेक कर रहा है कि कहीं यहाँ पर कोई माइक तो नहीं छुपा हुआ है। सॉल को पता है कि गस और वॉल्टर के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं और ऐसे में सॉल को अपनी जान को लेकर भी खतरा महसूस हो रहा है। पिछले सीजन में हमें दिखाया गया था कि वॉल्टर ने अपने रहने के लिए एक अलग से घर ले लिया है। फिलहाल स्काइलर इसी घर के अंदर घुसना चाहती है, इसीलिए उसने इसका लॉक खुलवाने के लिए एक लॉकस्मिथ को बुलाया है। पहले तो वो इस घर के दरवाजे को खोलने से इनकार कर देता है क्योंकि वो स्काइलर की आइडेंटिटी मांगता है, मगर स्काइलर नाटक करती है और लॉकस्मिथ डर कर घबरा कर दरवाजा खोल देता है। स्काइलर जब घर के अंदर पहुंचती है तब भी उसे वॉल्टर से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिलता। अब हमें मरी और हैंक को दिखाया जाता है। आपको याद होगा कि पिछले सीजन में हैंक को गोली लगी थी और अब उसका इलाज चल रहा है, उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। हालांकि इस दौरान मरी हैंक के बिहेवियर से काफी परेशान हो गई है। अब पहुंचते हैं लैब में जहां पर गस भी आ चुका है। वॉल्टर उसे देखकर घबरा कर उल्टा सीधा कुछ कुछ बोलने लगता है और खुद को ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। गस के सामने कहता है कि वॉल्टर और जेसी के बिना उसका काम नहीं चल पाएगा। गस वॉल्टर की किसी भी बात पर कोई जवाब नहीं देता। वो यहाँ पर मौजूद एक सूट पहनता है और उसके हाथ में एक बॉक्स कटर होता है। विक्टर मुस्कुराता है, उसे लगता है कि अब वॉल्टर के मरने का टाइम आ चुका है, मगर गस अचानक से खुद विक्टर को ही मार देता है। विक्टर को गेल के पड़ोसियों ने देख लिया था और ऐसे में विक्टर गस के प्लान के लिए खतरा बन सकता है। गस अभी भी कुछ नहीं कहता और वो जेसी और वॉल्टर को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने दोबारा से मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, मगर जाते जाते कहता है, दोबारा से काम पर लग जाओ। वॉल्टर और जेसी विक्टर की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, उस बंदूक को भी जिससे गेल का कत्ल हुआ और उस बॉक्स कटर को भी जिससे विक्टर को मारा गया। बाद में वॉल्टर और जेसी की आपस में बातचीत होती है। वॉल्टर कहता है कि गेल का मरना जरूरी था क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो गस वॉल्टर और जेसी को मार डालता। वॉल्टर को अभी भी लग रहा है कि गस आगे भी इन्हें मारने की कोशिश कर सकता है। हालांकि जेसी को लगता है कि गस ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि गस को अपना ड्रग्स का बिजनेस चलाना है और वॉल्टर और जेसी ही इन ड्रग्स को बना सकते हैं। वहीं शहर के एक दूसरे हिस्से में पुलिस गेल के अपार्टमेंट की तलाशी ले रही है जहां पर एक जगह गेल के लैब नोट्स रखे हुए हैं। हम जानते हैं वॉल्टर के साथ काम करने के दौरान वो ड्रग्स को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके टिप्स लिख रहा था। वॉल्टर को अभी भी अपनी जान को लेकर खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो एक रिवॉल्वर खरीदता है। उसे लग रहा है कि उन्हें गस को मारना होगा,
क्योंकि जब तक गस नहीं मरेगा तब तक इनकी जान पर खतरा मंडराता रहेगा। वहीं माइक एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहा होता है। उसकी जैकेट पर सूखा हुआ ब्लड जमा हुआ है। माइक के एक्सप्रेशंस देखकर लगता है कि वो विक्टर की मौत से दुखी है। वहीं जेसी अपने दुख से उबरने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है और अलग अलग तरह के गैजेट्स खरीद रहा है। उसने एक साउंड सिस्टम लिया है और एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। पिछले दिनों उसने गेल का कत्ल किया है और वो इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहा। जेसी के घर में उसके दोस्त बैजर और स्किनी पीट पहुंचते हैं। साथ ही ये लोग एक बहुत खतरनाक सी पार्टी करते हैं जिसमें कई लोग आते हैं। लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स करते हैं और तेज म्यूजिक बजाकर नाचते हैं। जेसी इस सारे शोर शराबे के पीछे अपने दुख को भूलना चाह रहा है। दोबारा से लैब में जाते हैं जहां पर वॉल्टर गस का इंतजार कर रहा है ताकि उसका कत्ल कर सके। यहाँ पर माइक के साथ विक्टर का रिप्लेसमेंट टायरस पहुंचता है। ये लोग वॉल्टर को बताते हैं कि तुम अब दोबारा कभी भी गस से नहीं मिलोगे। उसी रात वॉल्टर गस के घर के सामने जाता है और गन लेकर अंदर की तरफ जाने लगता है, मगर उसके फोन पर टायरस की कॉल आती है और उसे कहा जाता है वापस घर चले जाओ। अगले दिन वॉल्टर एक बार में माइक के पास पहुंचता है, मगर माइक कहता है मैं जानता हूं तुम मेरा पीछा कर रहे थे। वो ये भी कहता है कि तुम्हारी जेब में एक बंदूक है, मुझे ये भी पता है। वॉल्टर माइक को गस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। कहता है कि जिस तरह से उसने विक्टर को मारा वो सही नहीं था। वो ये भी कहता है कि तुम और मैं गस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी भी हमारी जान ले सकता है। माइक को पहले से इस बात का अंदाजा है। वो वॉल्टर की तरफ बढ़ता है और उसे बुरी तरह से पीट देता है। शायद वॉल्टर ने वो सच कह दिया है जो माइक को पहले से परेशान कर रहा था। स्काइलर वॉल्टर को कॉल करती है। इन दोनों ने पिछले सीजन में प्लानिंग की थी कि ये लोग एक कार वॉश खरीदेंगे ताकि वॉल्टर के इलीगल मनी की लॉन्ड्रिंग की जा सके। वॉल्टर पिछले दिनों अपनी जान बचाने में इतना बिजी था कि वो कार वॉश के बारे में भूल ही गया। स्काइलर खुद कार वॉश को खरीदने से जुड़ी सारी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करती है और इस बारे में रिसर्च करती है। बाद में वो कार वॉश के ओनर के पास पहुंचती है और उसे ऑफर देती है कि मैं ये कार वॉश खरीदना चाहती हूँ। वो काफी गुस्से में इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसे काफी उल्टा सीधा भी सुनाता है। आपको याद होगा कि वॉल्टर एक जमाने में यहाँ पर काम करता था और जब अल्टीमेटली उसने ये नौकरी छोड़ी तब उसने अपने बॉस को काफी बेइज्जत किया था। हैंक की थेरेपी चल रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मगर वो अभी भी मरी से काफी बदतमीजी से बात करता है। जब तक हैंक ठीक था हमें दिखाया गया कि वो मरी का काफी ख्याल रखता है, मगर जब से वो बिस्तर पर पड़ा है और उसकी हालत खराब हुई है वो मरी के साथ काफी कड़वाहट से पेश आता है। वहीं जेसी के घर में पिछले कई दिनों से पार्टी चल रही थी। यहाँ बहुत सारे लोग थे, मगर धीरे धीरे करके हर एक यहाँ से जाने लगता है। बैजर और स्किनी पीट भी उसे छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि आखिर कब तक ये लोग पार्टी करेंगे। अल्टीमेटली जेसी अपने इस बड़े से घर में अकेला होता है और वो म्यूजिक सिस्टम के पास बैठकर बुरी तरह से रोने लगता है। उसने पहली बार किसी का कत्ल किया है और वो इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहा। लैब में वॉल्टर पर नजर रखी जा रही है। कैमरा उसे लगातार फॉलो कर रहा है जिस वजह से वॉल्टर काफी चिढ़ रहा है। वहीं स्काइलर और वॉल्टर सॉल से मिलते हैं। स्काइलर यहाँ पर वॉल्ट को भड़काने की कोशिश करती है ताकि वो कार वॉश को जल्दी से खरीद ले। वो बताती है कि कार वॉश के मालिक ने किस तरह से वॉल्टर की बेइज्जती की। उसके बाद ये लोग मिलकर एक प्लान रचते हैं और कार वॉश के मालिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। सॉल की मदद से एक आदमी को हायर किया जाता है जो कार वॉश में जाकर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स निकालता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे वो सरकार के लिए काम कर रहा है और इस कार वॉश के होने की वजह से पानी कंटेमिनेट हो रहा है। कार वॉश का मालिक इस बात से डर जाता है और अपने बिजनेस को स्काइलर को बेचने के लिए राजी हो जाता है। स्काइलर ने भी अपनी बेइज्जती का एक तरह से बदला ले लिया है क्योंकि उसने पहले जितने पैसे ऑफर किए थे अब वो उससे कम पैसे में कार वॉश खरीद रही है। पिछले कुछ दिनों से जेसी की हालत खराब है। वो अलग अलग तरीकों से अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। उसका घर अभी भी रात रात भर चलने वाली पार्टियों के लिए खुला हुआ है। इस बीच वो यहाँ मौजूद लोगों पर पैसे भी उड़ा रहा है। वहीं मरी हैंक के बिहेवियर से काफी परेशान है और उसने अपनी पुरानी क्लेप्टोमेनिया की आदत को दोबारा से शुरू कर दिया है। वो अलग अलग जगहों पर जाती है और यहाँ से छोटा मोटा सामान चुराने लगती है। हालांकि एक दिन अचानक वो पकड़ी जाती है और हैंक मरी को बचाने के लिए ताकि उस पर कोई रिपोर्ट दर्ज ना हो अपने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है ताकि वो अपनी बीवी को बचा सके। यही ऑफिसर बाद में हैंक श्रेडर के घर पर पहुंचता है और उसे गेल के लैब नोट्स पकड़ाता है। उसने हैंक की मदद की है और अब बदले में हैंक की मदद चाह रहा है।
हैंक पहले तो इन नोट्स को किनारे रख देता है, मगर बाद में उसके अंदर का पुलिस फिर से जाग जाता है और वो इन नोट्स को पढ़ने लगता है ताकि किसी सबूत तक पहुंच सके। लोपोलिस हरमानोस के रेफ्रिजरेटर ट्रक को दिखाया जाता है जिसके अंदर माइक बैठा हुआ है। हम जानते हैं इस कंपनी का मालिक गस है और ये कंपनी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। इसके पीछे ड्रग्स का बिजनेस चलाया जाता है। अचानक से ट्रक रुकता है, कुछ लोग आते हैं और इसके ड्राइवर को गोली मार देते हैं। माइक जो अंदर बैठा हुआ था उसे एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी गन निकालता है और एक जगह छुप जाता है। ये लोग गाड़ी के पीछे आते हैं और बहुत सारी गोलियां चलाते हैं। उसके बाद दरवाजे को खोला जाता है, मगर माइक इन्हें फौरन गोली मार देता है। माइक जब ट्रक से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके कान के पास से गोली उसे छूकर गुजरी है, मगर कम से कम उसकी जान बची हुई है। वहीं वॉल्टर और स्काइलर को दिखाया जाता है। ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से हैंक और वॉल्टर जूनियर के सामने बताएंगे कि वॉल्टर को जुआ खेलने की लत है, मगर वो काफी अच्छा जुआ खेलता है और इस वजह से उसने काफी पैसे कमा लिए हैं। ये लोग हैंक के इलाज का खर्च उठा रहे हैं और साथ ही इन्होंने एक कार वॉश भी खरीदा है। इन्हें अपने घर वालों को तो बताना होगा ही कि इनके पास आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। वॉल्टर नहीं चाहता कि उसके बेटे को पता चले कि वॉल्टर को किसी तरह की जुए की लत है। उसे लग रहा है कि उसका बेटा उसके बारे में क्या सोचेगा। हालांकि खाने के दौरान जब वॉल्टर के जुए की लत के बारे में बात होती है तो हैंक और वॉल्टर जूनियर उल्टा वॉल्टर से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो वॉल्टर को किसी तरह का जीनियस समझने लगते हैं। वहीं वॉल्टर को पता चलता है कि हैंक गेल के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने में मदद कर रहा है। हैंक को लग रहा है कि गेल ही हाइजनबर्ग था। वो अफसोस जताता है कि मैं उसे जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सका। हैंक वॉल्टर को गेल के लैब नोट्स भी दिखाता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है ताकि अगर कोई बात समझ में आए तो वो हैंक की मदद कर सके। वॉल्ट देखता है कि इस नोटबुक में एक जगह पर वॉल्ट विटमैन की एक पोएम लिखी हुई है। यहाँ पर एक जगह लिखा है WW माई स्टार माई परफेक्ट साइलेंस। वॉल्ट को पता है कि यहाँ पर WW से गेल का मतलब वॉल्ट विटमैन नहीं था बल्कि वॉल्टर वाइट था। हैंक इस WW के इनिशियल्स पर हंसता है और कहता है ये तो तुम्हारा नाम है। वॉल्ट भी मजाक में कहता है हाँ तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि वो हैंक को बता देता है कि WW का मतलब हुआ वॉल्ट विटमैन। वॉल्टर इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानना चाहता है और हैंक उसे बताता है कि गेल के घर पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। वो ये भी कहता है कि हमारे पास कुछ आई विटनेसेस हैं। इस एविडेंस को सुनकर वॉल्टर घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा है कि जो आई विटनेस हैं उन्होंने शायद जेसी को भागते हुए देख लिया होगा। बाद में वॉल्टर जेसी के घर पर जाता है और यहाँ की हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो जेसी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम पकड़े जा सकते हो, मगर जेसी कहता है कि किसी ने मुझे नहीं देखा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ऐसे में वॉल्टर उससे पूछता है कि तुमने गन की शेल केसिंग उठाई थी क्या? उस पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट हो सकता है। पता चलता है जेसी ने शेल केसिंग नहीं उठाई थी। वॉल्टर इस मर्डर के बारे में जेसी से और सवाल करता है, मगर जेसी नशे की हालत में है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। जेसी वॉल्टर से परेशान होकर उसे इस घर से निकलने के लिए कहता है, बल्कि वो इस घर में मौजूद 2 लोगों को पैसे देता है ताकि वो वॉल्टर को घर से बाहर फेंक सकें। वहीं बाद में वॉल्टर और सॉल गुडमैन की बातचीत होती है। वॉल्टर चिढ़ा हुआ है, कह रहा है कि कोई भी प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा। सॉल गुडमैन वॉल्टर को आइडिया देता है कि तुम चाहो तो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाकर रह सकते हो, किसी को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। हालांकि वॉल्टर ऐसा कुछ भी करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। जेसी के घर पर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। ये उसके ड्रग्स से कमाए गए पैसे थे। साथ ही उसके घर में पिछले कई दिनों से पार्टी चल रही थी और बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। अब ये पैसे चोरी हो चुके हैं। हालांकि माइक उन लोगों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है जिन्होंने ये पैसे चुराए थे और वापस ये पैसे लाकर जेसी को देता है। वो उसे समझाता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उस रास्ते पर चलकर ज्यादा दिन नहीं बच पाओगे। जेसी काफी डिप्रेस्ड है। उसे लगता था कि वो एक किलर नहीं है, मगर अल्टीमेटली उसे किलिंग करनी पड़ी। माइक इस बारे में गस को बताता है और ये भी कहता है कि जेसी काफी अनप्रोफेशनल हो रहा है। जेसी का बिहेवियर उनके काम के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन सकता है। अगले दिन जब जेसी लैब में नहीं पहुंचता तो वॉल्टर को लगता है कि शायद जेसी को किडनैप कर लिया गया है। वहीं हमें माइक को दिखाया जाता है जो जेसी को अपने साथ किसी अनजान जगह पर लेकर जा रहा है। वॉल्टर लॉस पोलोस हरमानोस की तरफ जा रहा है। वो जानना चाहता है कि जेसी कहाँ है। वॉल्टर परेशान है और स्काइलर के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें और बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। उसे लग रहा है कि गस ने जेसी को किडनैप किया है और शायद वो जेसी और वॉल्टर को मारने वाला है।
वहीं माइक वॉल्टर को कॉल करता है और बताता है कि जेसी उसके साथ है। वो ये भी कहता है कि जेसी को कुछ नहीं होगा और वॉल्टर को वापस काम पर जाने के लिए कहता है। वहीं इस बीच माइक जेसी को अलग अलग लोकेशंस पर लेकर जा रहा है। यहाँ पर गस के डीलर्स के लिए पैसे छोड़े जाते हैं। जेसी को लगता है कि माइक उसे अपने साथ इसलिए लाया है क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो वो माइक की मदद कर पाए। जब ये लोग आखिरी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो जेसी को पता चलता है यहाँ पर दो लोग आ रहे हैं जो शायद पैसे चुराने वाले हैं। उनके पास गन भी है। जेसी फौरन एक्शन लेता है और सामने वाली गाड़ी को अपनी गाड़ी से ठोक कर यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। माइक जेसी को कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। जेसी को लग रहा है कि उसने माइक और अपनी जान बचाई, साथ ही गस के जो भी पैसे थे उन्हें भी बचाया। बाद में रिवील होता है कि ये पूरा सीन गस ने सेटअप किया था ताकि जेसी खुद को लेकर बेहतर महसूस कर सके। उसे लगे कि वो एक हीरो है और उसने माइक की जान बचाई है। बेसिकली ये लोग जेसी के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। स्काइलर ने वॉल्टर का वॉइसमेल सुना था जिस वजह से वो काफी परेशान हो गई थी, मगर जब वॉल्टर सही सलामत उसके पास पहुंचता है तो इनके बीच जो भी परेशानी थी वो सॉल्व हो जाती है। ये लोग दोबारा से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो वॉल्टर को कहती है कि तुम इस घर में रह सकते हो। हालांकि वॉल्टर इस बात का कोई जवाब नहीं देता और लैब के लिए चला जाता है। जेसी भी लैब में वापस आ चुका है। वो वॉल्टर को बताता है कि अब वो लैब में भी काम करेगा और माइक के साथ पिकअप्स के लिए भी जाएगा। ये पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रही होती है। यहाँ पर हैंक और मरी भी मौजूद हैं। वॉल्टर कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है और नशे में हैंक को कुछ ऐसी बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। हैंक गेल की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत कर रहा होता है। कह रहा होता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि गेल ही हाइजनबर्ग था। वो गेल को जीनियस भी कहता है। इस पर वॉल्टर की ईगो हर्ट हो जाती है और वो कहता है कि गेल जीनियस नहीं था। वो कह देता है कि गेल एक्चुअली किसी और के काम को कॉपी कर रहा था। वॉल्टर की इस बात की वजह से हैंक दोबारा से इस केस पर अपनी नजरें गड़ा देता है और उसे एक सबूत मिलता है। उसे पता होता है कि गेल वीगन है, वो नॉनवेज नहीं खाता, मगर उसके पास लॉस पॉलोस हर्मानोस रेस्टोरेंट का नैपकिन है। ये रेस्टोरेंट चिकन सर्व करता है। ऐसे में गेल के पास ये नैपकिन कैसे हो सकता है? गस के चिकन ट्रक को फिर से निशाना बनाया जाता है। गार्ड्स इस बार भी ड्राइवर को मार देते हैं, मगर ट्रक को खोलने से पहले इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भर देते हैं ताकि अगर अंदर कोई गनर मौजूद हो तो मारा जाए। बाद में जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो इसके अंदर एक कंटेनर में इन्हें मेथ मिलती है। बेसिकली गस और ड्रग्स के दूसरे कार्टेल के बीच आपस में नहीं बनती। ये बार बार एक दूसरे के सामान को निशाना बनाते हैं। वहीं स्काइलर को इस बात का शक हो रहा है कि गेल की मौत कहीं ना कहीं वॉल्टर से जुड़ी हुई है। वो इस बारे में इंटरनेट पर पढ़ती है और वॉल्टर के वॉइस मैसेज को बार बार सुनती है। वो उसे कहती है कि गेल की मौत कहीं ना कहीं तुम्हारे मेथ ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। उसे डर है कि जिस तरह से गेल को मार दिया गया, कहीं अचानक किसी दिन वॉल्टर को भी ना मार दिया जाए। वॉल्टर इस बात पर गुस्सा हो जाता है और स्काइलर को कहता है कि हमारी जान को खतरा नहीं है। वॉल्टर किसी तरह के ईगो के नशे में डूबा हुआ है। उसने पिछली रात हैंक को कहा कि गेल हाइजनबर्ग नहीं था, बल्कि शायद असली हाइजनबर्ग अभी भी आजाद घूम रहा है। और अब वो स्काइलर को कह रहा है कि हम खतरे में नहीं हैं, बल्कि मैं दूसरों के लिए खतरा हूँ। स्काइलर वॉल्टर की बात से डर जाती है। वो अपनी बेटी को अपने साथ लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। वो काफी दूर तक गाड़ी लेकर जाती है, मगर फिर वापस आ जाती है। वहीं वॉल्टर अपने बेटे को बताता है कि मैं दोबारा से इस घर में रहने के लिए नहीं आ रहा हूँ। साथ ही वो अपने बेटे को खुश करने के लिए उसे एक बहुत ही शानदार गाड़ी दिलाता है। बाद में जब वॉल्टर लैब में होता है तो वहां पर जेसी भी पहुंचता है। वॉल्टर को इस बात पर शक है कि जेसी ने माइक की किसी भी तरह से मदद की। वो जेसी को कहता है कि हम दोनों के बीच दीवार बनाने की कोशिश की जा रही है। हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की जा रही है। वो कहता है कि माइक के साथ जब उस दिन तुम बाहर गए थे तो तुमने माइक की जान नहीं बचाई, बल्कि शायद वो पूरा इवेंट गस की प्लानिंग थी। जेसी इस बात पर चिढ़ जाता है क्योंकि वो खुद को वाकई हीरो समझ रहा था। तब तक माइक जेसी को बाहर बुला लेता है और अब लैब में जो भी क्लीनिंग का काम है वो वॉल्टर को अकेले करना पड़ेगा। वॉल्टर सफाई का काम अकेले नहीं करना चाहता, इसीलिए लैब के ऊपर बनी लॉन्ड्री से 3 औरतों को बुलाता है, उन्हें पैसे देता है और उनसे सफाई करवाता है। हालांकि बाद में उसे बुरा लगता है जब गस इन तीनों औरतों को पनिश करते हुए नौकरी से निकाल देता है और इन्हें वापस इनके देश डिपोर्ट कर देता है। मतलब ये हुआ कि जब वॉल्टर मेथ बनाएगा तब तो जेसी उसके साथ होगा,
मगर जेसी को काम के बहाने बाहर भी बुला लिया जाएगा और फिर सफाई का काम वॉल्टर को अकेले करना पड़ेगा। तो गस वाकई वॉल्टर और जेसी को एक दूसरे से दूर कर रहा है और वॉल्टर को एक तरह की सजा भी दे रहा है। जेसी और माइक उन लोगों का पता लगा रहे हैं जिन्होंने इनके रेफ्रिजरेटेड ट्रक से ड्रग्स चुराए। इन्हें एक घर मिलता है जहां से ब्लू मेथ बेची जा रही है। ये दोनों घर के बाहर रहकर इस पर नजर रख रहे हैं, मगर जेसी बोर हो जाता है और एक ड्रग एडिक्ट को ट्रिक करके इस घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर जो दूसरा इंसान मौजूद होता है, जेसी उसे मारकर बेहोश कर देता है। माइक भी घर के अंदर पहुंचता है जिसके अंदर वही कंटेनर मौजूद है जिसको चुराया गया था। इस पर लिखा हुआ है, क्या तुम बात करने के लिए तैयार हो? गस से दूसरे ड्रग कार्टेल के लोग मिलना चाहते हैं। उसी रात गस की माइक से मुलाकात होती है और गस डिसाइड करता है कि उसे कार्टेल के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। बाद में गस जेसी से भी मिलता है जो उसे पूछता है, तुमने मुझे क्यों चुना? उसके कहने का मतलब है कि माइक की मदद के लिए मेरा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। गस उसे एक पॉजिटिव जवाब देता है, जैसे कह रहा हो कि तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है और मैं उस पोटेंशियल को देख रहा हूं। वहीं जब स्काइलर घर वापस आती है तो वॉल्टर जूनियर की नई शानदार गाड़ी को देखकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें इस गाड़ी को वापस करना होगा क्योंकि वो इतनी महंगी चीजें नहीं खरीद सकते। वो लोगों को नहीं दिखा सकते कि उनके पास बहुत पैसा है। अगर वो ऐसा करेंगे तो फंस सकते हैं। वॉल्टर गुस्से में इस गाड़ी को चलाकर एक पार्किंग लॉट में लेकर जाता है और इसे जला देता है। उसके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि अब पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। बाद में सॉल गुडमैन उसकी मदद करता है ताकि इस गाड़ी को ठिकाने लगाया जा सके, जिसके भी वॉल्टर को काफी पैसे चुकाने पड़ते हैं। वहीं वॉल्टर के हाथ में हाल ही में अपनी पेमेंट आई है जो बहुत ज्यादा है। वो इन पैसों को ले जाकर स्काइलर को थमाता है और वो देखकर घबरा जाती है। वो हिसाब लगाती है कि तुम साल भर में $7 मिलियन कमाओगे। एक कार वॉश के जरिए इनकी मनी लॉन्ड्रिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है। वहीं हैंक वॉल्टर जूनियर को लेकर लॉस पोलोस हर्मानोस के रेस्टोरेंट में जाता है और यहाँ पर गस को ट्रिक करके उसके फिंगरप्रिंट्स लेने में कामयाब हो जाता है। गेल के घर पर लॉस पोलोस हर्मानोस का नैपकिन मिला था और इसी वजह से हैंक को गस पर शक हुआ है। वहीं वॉल्टर जेसी को कन्विंस करता है कि तुम अब गस के आसपास रहते हो तो ऐसे में तुम्हारे पास मौका है उसे मारने का। एक बार अगर गस मर जाएगा तो हम दोनों आजाद हो जाएंगे। हमारे पास इतना पैसा आ चुका है कि हम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। वो जेसी के साथ मिलकर लैब में ही एक जहर बनाता है और फिर जेसी के सिगरेट में से छुपा देता है। वो जेसी को कहता है कि मौका मिलते ही इस जहर का इस्तेमाल करके गस को मार डाले। गस और कार्टेल के बीच मीटिंग होने वाली है। माइक जेसी को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। जेसी को यहाँ पर कॉफी बनाने के लिए कहा जाता है। वो इसके अंदर जहर मिलाना चाहता है मगर इस काम को नहीं कर पाता। इस मीटिंग के लिए कार्टेल ने सिर्फ एक इंसान को भेजा है। वो भी गस को एक अल्टीमेटम देता है। वो कह रहा है कि हमारे इलाके में ड्रग्स बेचना बंद करो। गस इस अल्टीमेटम को मानने से इनकार कर देता है। कार्टेल का शख्स यहाँ से चला जाता है और जेसी सोचता है कि वो गस को गोली मार दे, मगर फिर ऐसा नहीं करता। बाद में माइक जेसी से कहता है कि गस तुम्हारी लॉयल्टी से काफी इंप्रेस हुआ है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, तुम एक गलत इंसान के लिए लॉयल हो। यानी कि फिर से वॉल्टर और जेसी के बीच दरार डालने की कोशिश की जा रही है। जेसी अपनी ड्रग्स की लत से बाहर आने के लिए दोबारा से ग्रुप थेरेपी के लिए जाने लगता है। वो यहाँ पर इशारों इशारों में गेल के कत्ल के बारे में बताता है। यहाँ पर जेसी से कहा जाता है कि तुम खुद को जज मत करो। जेसी अपने बारे में अच्छा नहीं सोचना चाहता और वो यहाँ पर सबको बता देता है कि मैं तुम लोगों का इस्तेमाल करके ड्रग्स बेच रहा था। यहाँ मौजूद लोग जो अब तक जेसी को बेहतर महसूस करवाने की कोशिश कर रहे थे, उससे पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वहीं हैंक अपने पुराने साथियों से मिलता है जिसमें गोमेज भी शामिल है। वो अपनी थ्योरी के बारे में बताता है। एक बहुत बड़ा मेथ ऑपरेशन रन कर रहा है। यहाँ चर्चा होती है कि लॉस पोलोस हर्मानोस चेन रेस्टोरेंट्स की जो पेरेंट कंपनी है वो एक जर्मन कंपनी है और उसके वकीलों ने किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया है। हैंक यहाँ अपने साथियों को बताता है कि उसके पास गस के फिंगरप्रिंट्स हैं और उसने इन फिंगरप्रिंट्स को मैच किया है। सेम फिंगरप्रिंट्स गेल के अपार्टमेंट से भी मिले हैं। एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में गस को दिखाया जाता है जो हेक्टर सैलामांका से मिलने पहुंचता है। वो यहाँ उसे बताता है कि तुम्हारे पूरे परिवार को मैंने खत्म कर दिया है। हेक्टर इस बात पर काफी गुस्सा हो रहा है, मगर हम उसकी हालत के बारे में जानते हैं। वो कुछ भी बोल नहीं सकता, खुद हिल भी नहीं सकता। गस और हेक्टर की दुश्मनी काफी पुरानी है।
वहीं प्रेजेंट में गस को पुलिस से मिलने के लिए बुलाया जाता है और उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ये कि गेल के अपार्टमेंट में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स क्यों मौजूद थे। गस बताता है कि वो कई कॉलेज स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है और गेल को ये स्कॉलरशिप केमिस्ट्री के लिए मिली थी। वो ये भी कहता है कि गेल ने एक रात गस को डिनर के लिए इनवाइट किया था और फिर उससे पैसे मांगे थे। शायद इसीलिए गस के फिंगरप्रिंट्स उसके घर से मिले हैं। हैंक गस से उसका असली नाम पूछता है, कहता है तुम जिस जगह से बिलोंग करते हो वहां पर हमें गस फ्रिंज के नाम के कोई रिकॉर्ड नहीं मिले। गस के पास इस बात का भी जवाब तैयार है। वो कहता है कि जहां मैं रहता था वहां पर डिक्टेटरशिप थी और लोगों को मारा जा रहा था, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे थे और ऐसे में उस वक्त के प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना तो बहुत दूर की बात है। गस ने अपने जवाबों से यहां मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को सेटिस्फाइड कर दिया है, मगर हैंक को अभी भी गस पर शक है। हमें स्काइलर को दिखाया जाता है जो वॉल्टर की काली कमाई को अपने घर के नीचे छुपा रही है। हैंक वॉल्टर को बहाने से अपने साथ लेकर कहीं बाहर आता है और फिर लॉस पोलोस हर्मानोस की तरफ रुख कर देता है। वो वॉल्टर को बताता है कि तुम्हें गस की गाड़ी के पास जाकर एक जीपीएस ट्रैकर लगाना होगा। वॉल्टर हैंक को मना नहीं कर सकता, लेकिन खुद घबराया हुआ है। उसके ऑलरेडी गस के साथ रिश्ते खराब चल रहे हैं। वहीं माइक भी दूर से इन्हें देख रहा है। वॉल्टर इस ट्रैकर को लेकर जाता है और गाड़ी में लगाने का नाटक करता है और फिर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अंदर उसकी गस से मुलाकात होती है और वो उसे बताता है कि मैंने ट्रैकर तुम्हारी गाड़ी में नहीं लगाया है, हालांकि हैंक को अब भी तुम पर शक है। गस उसे कहता है कि उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा दे। वॉल्टर हैरान होता है और रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त गस की गाड़ी में इस ट्रैकर को प्लांट कर देता है। बाद में वॉल्टर की जब माइक से बात होती है तो वो उसे बताता है कि हैंक अकेले काम कर रहा है और पुलिस की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बंद हो चुकी है। वॉल्टर की जब जेसी से बात होती है तो वो उसे हैंक की इस पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है और फिर से कहता है कि गस को मौका मिलते ही मार डाले। वॉल्टर जेसी के घर में होता है जब उसे एक टेक्स्ट मैसेज नजर आता है। इस मैसेज को देखकर वॉल्टर समझ जाता है कि जेसी अब धीरे धीरे गस के लिए लॉयल हो रहा है। गस को दोबारा दिखाया जाता है, वो हेक्टर से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। बात 1989 की है। हम एक जवान गस को देखते हैं और उसके दोस्त मैक्स को। इन लोगों की हेक्टर, उसके साथी और इनके बॉस डॉन इलाडियो से मुलाकात होती है। गस और मैक्स इन लोगों के सामने अपना प्लान रखते हैं कि किस तरह से ये ड्रग्स बनाएंगे और इनके साथ मिलकर बेचेंगे। मैक्स एक बायोकेमिस्ट है, एक केमिकल इंजीनियर है और काफी बड़ा एक्सपर्ट है। वो काफी अच्छी क्वालिटी की मेथ बनाता है। इनके पास एक रेस्टोरेंट भी है, यानी ये लॉस पोलोस हर्मानोस की बात कर रहे हैं और इसी रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करते हुए ये अपने मेथ के बिजनेस को रन करने वाले हैं। लॉस पोलोस हर्मानोस का मतलब होता है द चिकन ब्रदर्स। इस रेस्टोरेंट का नाम गस और मैक्स की दोस्ती पर बेस्ड था। ये दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। डॉन इलाडियो को यह आइडिया तो अच्छा लगता है, मगर वो गस के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। ये लोग गस को कहते हैं, अगर मैक्स ड्रग्स बनाता है तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है। और फिर हेक्टर मैक्स को गोली मार देता है। गस को डराकर जमीन पर लेटा दिया जाता है और अपने पार्टनर की आंखों में देखने के लिए कहा जाता है। ये लोग गस को धमकाते हैं और ड्रग्स के बिजनेस से दूर रहने के लिए कहते हैं। वहीं प्रेजेंट में गस हेक्टर की आंखों में देख रहा है और उसे कहता है अगली बार, और फिर यहां से चला जाता है। तो गस के दिल में हेक्टर के लिए इतनी नफरत क्यों है, हमें उसका पास्ट दिखाया जा चुका है। एक जमाने में हेक्टर और उसके बॉस ने गस के साथी को मार डाला था और बदले में गस ने हेक्टर के सारे साथियों को मार डाला है। हैंक ने गस की गाड़ी में जो जीपीएस ट्रैकर लगवाया था उसे अब हासिल कर लिया है। जब वो इसकी जांच करता है तो उसमें उसे कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं दिखती जिसका इस्तेमाल करते हुए वो गस को अरेस्ट कर सके। इसीलिए अब वो गस के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर नजर रखता है। वहीं वॉल्टर वाइट इस बारे में माइक को बताता है, मगर ये भी कहता है कि प्लीज हैंक को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। बाद में वॉल्टर की जब जेसी पिंकमैन से मुलाकात होती है तो वो उससे गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुमने अभी तक गस को नहीं मारा। वहीं स्काइलर वॉल्टर को बताती है कि उनके कार वॉश का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि वो चाहे तो ड्रग्स बनाने का काम छोड़ सकता है। वहीं एक दिन स्काइलर का पुराना बॉस टेड इस कार वॉश में पहुंचता है और उसे बातों बातों में बताता है कि उसे टैक्स फ्रॉड के लिए ऑडिट किया जा रहा है। स्काइलर को इस बारे में पता था क्योंकि वो उसकी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी। ऐसे में स्काइलर को इस बात का डर है कि कहीं उसका नाम भी इस पचड़े में ना घसीट लिया जाए।
अगर टेड को ऑडिट किया जा रहा है तो स्काइलर पर भी अथॉरिटीज की नजर हो सकती है। ऐसे में स्काइलर के चक्कर में खुद वॉल्टर वाइट पकड़ा जा सकता है। हम जानते हैं कार वॉश के जरिए ये लोग इलीगल पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। वो टेड की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और खुद टेड के साथ एक मीटिंग में पहुंचती है। वो यहाँ पर मौजूद इनकम टैक्स ऑफिसर्स के सामने ऐसे दिखाती है जैसे वो बेवकूफ है, जैसे उसके पास अकाउंटेंट की नौकरी तो थी मगर इससे जुड़ी कोई नॉलेज नहीं थी। इनकम टैक्स ऑफिसर्स स्काइलर के इस नाटक में फंस जाते हैं और टेड को जेल नहीं होती। बट वो टेड को कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई तो नहीं होगी, मगर आपको पैसे चुकाने होंगे। आपने जो भी टैक्स फ्रॉड किया है उस पूरे पैसे को वापस भरना होगा। स्काइलर को पता चलता है कि टेड के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो इस टैक्स को चुका सके। ऐसे में उसने अपने घर के नीचे जो पैसे छुपाए थे वो उनका इस्तेमाल करती है। वहीं वॉल्टर को हैंक के घर के सामने टायरस दिखता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है, जिस वजह से टायरस को यहाँ से जाना पड़ता है। गस के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर हमला हो गया है। कोई स्नाइपर गस के लोगों को निशाना बना रहा है। इसके बाद गस बिल्डिंग से बाहर आता है। माइक जेसी को बताता है कि कार्टेल गस को मारना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए उसकी जरूरत है। वो बस उसे वक्त वक्त पर धमकाते रहते हैं। हम जानते हैं कि गस और ड्रग कार्टेल के बीच की दुश्मनी सालों पुरानी है। कार्टेल नहीं चाहता था कि गस इनके साथ ड्रग्स बेचने का काम करे, मगर गस ने खुद अपना बिजनेस तैयार किया और अब वो इस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि कार्टेल गस को नहीं मार सकता। खैर, गस के जो भी लोग मारे गए हैं उन्हें लैब में लेकर आया जाता है ताकि इनकी बॉडी को डिसॉल्व किया जा सके। वहीं माइक वॉल्टर को धमकाता है, कहता है अगर तुमने मेरे लोगों को पकड़वाने के लिए कभी भी पुलिस को कॉल किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं गस के घर पर वो जेसी को बताता है कि मैंने कार्टेल की डिमांड मान ली है, मगर इसके लिए तुम्हें मेक्सिको जाना होगा। तुम कार्टेल के लोगों को बताओगे कि ब्लू मेथ कैसे बनाई जाती है। वहीं जेसी को फिर से गस के खाने में जहर मिलाने का मौका मिलता है, मगर वो ये नहीं करता। बाद में जेसी वॉल्टर से मिलता है और उससे मदद मांगता है। बताता है कि उसे मेक्सिको भेजा जा रहा है ताकि वो ब्लू मेथ बना सके। वॉल्टर जेसी की रिक्वेस्ट इग्नोर करता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ है। मुझे पता है कि तुम गस के घर में थे। वो जेसी को कहता है कि तुम्हें कई मौके मिले मगर तुमने गस को नहीं मारा। जेसी इस बात पर भड़क जाता है। उसे लग रहा है कि मेरी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर क्यों लगाया गया। वो इस ट्रैकर को वॉल्टर के सर पर दे मारता है और अब वॉल्टर और जेसी के बीच लड़ाई होती है। जेसी, जिसने अपने घर को थोड़ा साफ सुथरा कर दिया था, अब वो दोबारा से डैमेज होने लगता है। इस लड़ाई में वॉल्टर को काफी चोटें आती हैं और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। जेसी अपनी जगह से उठता है और उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है और ये भी कि वो दोबारा यहाँ कभी ना आए। कुछ वक्त बाद जेसी, माइक और गस एक प्लेन से मेक्सिको पहुंचते हैं। यहाँ पर जेसी कार्टेल के लोगों को ब्लू मेथ बनाना सिखाएगा। पहले तो कार्टेल का चीफ केमिस्ट जेसी से इम्प्रेस नहीं होता, मगर जब सक्सेसफुली जेसी अपना काम कर देता है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि अब जेसी इनके लिए काम करेगा और उसे यहीं मेक्सिको में रहना होगा। जेसी इस बात से घबरा जाता है, मगर माइक कार्टेल के इन लोगों से कहता है या तो ये तीनों लोग यहाँ से वापस जाएंगे या कोई भी नहीं। वहीं वॉल्टर जूनियर का बर्थडे है जिस पर वॉल्टर खुद मौजूद नहीं है। स्काइलर अपने बेटे को एक गाड़ी तोहफे में देती है, मगर वो इस गाड़ी से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये वॉल्टर की दी गई गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं है। वॉल्टर अपने पिता के लिए परेशान है और इसीलिए उसके घर पर पहुंचता है। वॉल्टर ने काफी शराब पी रखी है और बहुत सारी पेन किलर्स खा रखी हैं। वो अपने बेटे को सच नहीं बता सकता, इसीलिए कहता है कि मैं जो जुआ खेलता हूँ उस चक्कर में ये सब हुआ है। वहीं नशे की हालत में वो अपने बेटे को जेसी कहकर भी पुकारता है। अगली सुबह जब वॉल्टर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने बेटे को सामने सोफे पर सोया हुआ पाता है। वो पिछली रात के लिए अपने बेटे से माफी मांगता है, मगर उसका बेटा कहता है माफी की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे सब कुछ सच बता रहे हैं, इतना ही काफी है। पिछले कुछ साल में आप मुझसे झूठ बोलने लगे थे। आप जिस भी हालत में हो कम से कम हमें सब कुछ सच बताएं। वहीं स्काइलर सॉल गुडमैन से मिलती है और उससे मदद मांगती है। कहती है कि हमें टेड को थोड़ा बेवकूफ बनाना होगा और उसे पैसे देने होंगे। टेड के सामने ऐसे जाहिर किया जाता है कि उसकी कोई बहुत दूर की आंट मर चुकी हैं और उन्होंने अपनी जायदाद टेड के नाम कर दी है। स्काइलर को लग रहा है कि जब ये जायदाद, ये पैसा टेड को मिलेगा तो वो अपना टैक्स चुका देगा, मगर ऐसा नहीं होता।
स्काइलर को पता चलता है कि उसने इस पैसे से अपना ऑफिस दोबारा स्टार्ट कर दिया है और खुद एक शानदार गाड़ी खरीद ली है। स्काइलर गुस्से में टेड को बताती है कि ये पैसा मैंने तुम्हें दिया है ताकि तुम अपना टैक्स भर सको। वहीं जेसी, माइक और गस डॉन इलेडियो के ठिकाने पर पहुंचते हैं। ये लोग एक दूसरे से दोस्ती का हाथ मिला रहे हैं ताकि इनके बीच की दुश्मनी खत्म हो सके। एक शराब की बोतल खोली जाती है और हर किसी को शराब सर्व होती है। थोड़ी देर में गस बाथरूम में जाता है और खुद को फोर्स करता है वॉमिट करने के लिए। असल में उसकी लाई गई शराब की बोतल में जहर था। जितने भी लोगों ने इस बोतल से शराब पी थी वो जमीन पर गिर चुके हैं। जो थोड़े बहुत लोग यहाँ मौजूद होते हैं, गस उन्हें कहता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सकते हो। ये लोग ऐसा ही करते हैं और जो भी सामान अपने साथ उठा सकते हैं उसे लेकर भाग जाते हैं। गस ने अपना बदला ले लिया है। अब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं, मगर माइक को इस बीच गोली लगती है। वहीं जेसी हेक्टर के पोते को मार डालता है। गस की हालत भी खराब है और माइक भी जख्मी है। ऐसे में जेसी इन दोनों की जान बचाते हुए इन्हें एक गाड़ी में अपने साथ लेकर भाग रहा है। जेसी इन दोनों को लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जिसकी प्लानिंग शायद पहले से की गई थी। ये एक तरह का इमरजेंसी रूम है जिसे खास करके गस और माइक को बचाने के लिए ही तैयार किया गया है। गस का इलाज होता है और वो आसानी से ठीक हो जाता है, मगर माइक को यहाँ पर लगभग एक हफ्ते तक ठहरना होगा। गस और जेसी माइक को यहाँ पर छोड़कर खुद आगे बढ़ जाते हैं। जेसी को कहा जाता है कि अब वॉल्टर की जगह तुम काम करोगे। जेसी गस से रिक्वेस्ट करता है कि वॉल्टर को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। बाद में गस हेक्टर से मिलता है जो अभी भी नर्सिंग होम में है। वो हेक्टर के सामने जाकर उसे बताता है कि तुम्हारे परिवार के सारे लोग मारे जा चुके हैं। तुम्हारे कार्टेल के सारे साथी भी अब मर चुके हैं। तुम इस दुनिया में अकेले हो। वहीं हैंक वॉल्टर की मदद लेते हुए गस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वॉल्टर हैंक के लिए गाड़ी चलाता है और फिर ये लोग पहुंचते हैं उसी इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में जिसके ठीक नीचे मेथ लैब है। वॉल्टर जानबूझ के गाड़ी को क्रैश कर देता है जिस वजह से वो खुद भी जख्मी हो जाता है और हैंक भी। इसके बाद हैंक वॉल्टर की मदद लेना बंद कर देता है, मगर खुद एक ऐसी गाड़ी खरीद लेता है जिसे डिसेबल लोग भी चला सकते हैं। इसके बाद हमें टेड को दिखाया जाता है जो स्काइलर से कहता है कि उसने उसे जो भी पैसे दिए हैं वो वापस ले ले। टेड को भी ये कहा गया है कि वॉल्टर जुआ खेलता है और वहीं से ये सारे पैसे आए हैं। टेड कहता है कि स्काइलर ने उसे जो भी पैसे दिए हैं उससे वो सिर्फ अपना टैक्स चुका पाएगा और खुद अपना बिजनेस नहीं रन कर पाएगा, अपने बिल्स नहीं भर पाएगा। स्काइलर समझ जाती है कि टेड उसे ज्यादा पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे में स्काइलर सॉल गुडमैन की मदद लेती है। सॉल अपने दो साथियों को टेड को धमकाने के लिए भेजता है ताकि वो अपना टैक्स भर दे। टेड डर जाता है और यहाँ एक एक्सीडेंट में उसका पैर स्लिप होता है और सर पर गहरी चोट आ जाती है। वो बेहोश हो जाता है। वॉल्टर और जेसी की लैब में मुलाकात होती है। यहाँ वॉल्टर जेसी से कहता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए ताकि गस हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके, मगर जेसी वॉल्टर से गुस्सा है। वही वॉल्टर को पैरालाइज कर दिया जाता है और किडनैप करके एक अलग जगह पर लेकर जाया जाता है। ये एक रेगिस्तान है जहां सामने गस खड़ा है। गस वॉल्टर को कहता है कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, तुम जेसी से भी दूर रहना। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालता, मगर सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जेसी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है धीरे धीरे जेसी पूरी तरह से मेरे लिए लॉयल हो जाएगा और तब तक के लिए वॉल्टर अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता है। वो उसे ये भी कहता है कि तुम अपने काम में नाकाम हुए हो। हैंक अभी भी मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसीलिए हैंक को मार दिया जाएगा और अगर वॉल्टर ने इस रास्ते में आने की कोशिश की तो खुद वॉल्टर के पूरे परिवार का भी काम खत्म कर दिया जाएगा। वॉल्टर काफी घबराया हुआ है। वो सॉल गुडमैन के ऑफिस में पहुंचता है और उसके पुराने ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। सॉल ने उसे बताया था कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेज सकता हूँ जहां पर तुम सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकते हो, कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, मगर इस काम के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। वो सॉल को यह भी कहता है कि वो किसी तरह से पुलिस को यह खबर कर दे कि हैंक की जान खतरे में है। वॉल्ट जब अपने घर पहुंचता है ताकि पैसे का इंतजाम कर सके, उसे पता चलता है कि यहाँ पर उतने पैसे हैं ही नहीं जितने की उसे जरूरत है। स्काइलर उसे बताती है कि उसने पैसे टेड को दे दिए हैं ताकि वो अपना टैक्स भर सके। इस बात पर वॉल्टर चिल्लाने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। तभी स्काइलर के पास मरी की कॉल आती है और वो बताती है कि पुलिस को इस बात की खबर मिली है कि हैंक की जान खतरे में है। वही वॉल्टर उस जगह पर हैरान परेशान पड़ा हुआ है जहां पर पैसे हुआ करते थे।
पुलिस ने हैंक और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड्स को भेजा है। हैंक श्रेडर के साथ साथ उसके रिश्तेदारों को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी, इसीलिए उन्हें भी यहीं पर बुलाया जा रहा है। स्काइलर अपने बच्चों को लेकर मरी के घर जाने के लिए तैयार है, मगर वॉल्टर उसे कहता है कि मैं यहीं रहूंगा और मैंने जो किया है उसका अंजाम खुद भुगतूंगा। वॉल्टर अपने घर में अब अकेला है, उसके हाथ में एक गन है और वो चुपचाप बैठा हुआ है। हैंक को इस बात का यकीन हो चुका है कि उसकी जान को खतरा इसलिए है क्योंकि वो गस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो अपने पुराने पार्टनर गोमेज को कहता है कि वो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्रोमैट को सर्च करे। इसी लॉन्ड्रोमैट के नीचे वो मेथ लैब है जहां पर वॉल्टर वाइट काम करता था। पुलिस के लोग इस जगह पर पहुंचते हैं, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं गस जेसी को कॉल करके वॉल्टर को लेकर अपने शक के बारे में बताता है। उसे लगता है कि जरूर वॉल्टर ने पुलिस को इस जगह की जानकारी दी है। वो कहता है कि वॉल्टर का जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, मगर जेसी गस से कहता है कि अगर उसने वॉल्टर को मारा तो जेसी भी इनके लिए काम नहीं करेगा। बाद में जेसी की जब सॉल गुडमैन से मुलाकात होती है तो सॉल वॉल्टर वाइट के हिस्से का पैसा भी जेसी को थमा देता है, क्योंकि गस के लिए अब सिर्फ जेसी काम करता है। सॉल खुद इस जगह को छोड़कर कहीं दूर भागने के बारे में सोच रहा है। जब तक वॉल्टर और गस के बीच की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, तब तक के लिए सॉल को अपनी जान भी खतरे में लग रही है। सॉल जेसी को यह भी बताता है कि गस वॉल्टर को लेकर एक रेगिस्तान में गया था और वहां पर उसने उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। बाद में जेसी के पास एंड्रिया की कॉल आती है और वो बताती है कि उसका बेटा ब्रॉक बुरी तरह से बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं जेसी को पता चलता है कि उसके सिगरेट पैक से वो सिगरेट गायब है जिसमें जहर था, जिस जहर का इस्तेमाल करके उसे गस को मारने के लिए कहा गया था। जेसी बुरी तरह से घबराया हुआ है। वो वॉल्टर के घर पर पहुंचता है और उस पर बंदूक तान देता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से ब्रॉक की जान खतरे में है। वहीं वॉल्टर का कहना है कि जरूर ये काम गस का है। उसने ब्रॉक को जहर दिया होगा ताकि जेसी को वॉल्टर पर शक हो और जेसी गुस्से में वॉल्टर को मार डाले। वो कहता है तुम्हारे पास जहर की वो सिगरेट थी और लैब में कैमरास लगे हुए हैं। हो सकता है इन कैमरास के जरिए गस को पता चल गया हो कि तुम्हारे पास जहर वाली एक सिगरेट है। वो कहता है कि हो सकता है टायरस ने जेसी के लॉकर से वो सिगरेट चुरा ली हो और किसी तरह से ब्रॉक तक इस सिगरेट को पहुंचाया हो। वॉल्टर जेसी को यह भी कहता है कि गस को बच्चों को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। उसने एंड्रिया के भाई थॉमस को भी मरवाया था। जेसी वॉल्टर की बातें मान जाता है और समझ जाता है कि वॉल्टर बेकसूर है। अब ये दोनों मिलकर गस को मारने की प्लानिंग करते हैं। जेसी एंड्रिया के बेटे को देखने के लिए रोज रोज अस्पताल जाता है, मगर एंड्रिया जेसी को आने से मना कर देती है जब उसे पता चलता है कि ब्रॉक के साथ जो कुछ हुआ है उसमें जेसी का हाथ है। जेसी फिर भी हॉस्पिटल छोड़कर कहीं और जाने के लिए राजी नहीं होता। इस वजह से वो जो भी ड्रग्स बना रहा था उसका बैच खराब हो जाता है। वो गस के साथियों को कहता है कि वो हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाएगा जब तक गस उसे खुद नहीं कहता। गस हॉस्पिटल पहुंचता है और इस बीच वॉल्टर उसकी गाड़ी में खुद का बनाया हुआ एक बम प्लांट करता है। अब वॉल्टर दूर से गस की गाड़ी को देख रहा है। गस जब वापस गाड़ी में आकर बैठता है तो उसे एहसास होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो इस एरिया को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। वॉल्टर के हाथ में आया मौका जा चुका है। वॉल्टर जाकर गाड़ी से इस बॉम्ब को हटा देता है और बाद में जेसी से पूछता है कि वो किसी ऐसी लोकेशन के बारे में बताए जहां पर गस अक्सर जाता हो और जहां पर सिक्योरिटी कैमरास ना हो। सॉल गुडमैन अपना ऑफिस छोड़कर कहीं दूर जा चुका है। वॉल्टर उसके असिस्टेंट से सॉल का कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है, जिसके बदले उससे $25,000 मांगे जाते हैं। वॉल्टर इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे देने के लिए तैयार है। वो कैश लेने के लिए अपने घर पहुंचता है, मगर यहाँ कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वॉल्टर किसी तरह से दिमाग लगाते हुए अपने घर में घुस जाता है और पैसे निकाल लेता है। जेसी को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो उससे पूछताछ कर रही है। जेसी से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे पता था कि ब्रॉक को राइसिन नाम का कोई जहर दिया गया है। जेसी कहता है कि मैंने सिर्फ गेस किया था। वॉल्टर सॉल को कांटेक्ट करने में कामयाब होता है और सॉल जेसी की मदद के लिए पहुंचता है। यहाँ पर जेसी सॉल को बताता है कि गस अक्सर एक नर्सिंग होम में जाता है जहां पर वो किसी से मिलता है। सॉल इस खबर को वॉल्टर तक पहुंचा देता है। वॉल्टर को पता चलता है कि गस और हेक्टर के बीच पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए वो हेक्टर से मिलने के लिए उसी नर्सिंग होम में जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास गस को मारने का एक मौका है। ऐसा लगता है कि हेक्टर इस बारे में पुलिस को सारी जानकारी दे देगा, मगर ऐसा नहीं होता। जब हैंक हेक्टर से मिलने आता है तो वो उसे सिर्फ बेइज्जत करता है और कुछ भी नहीं बताता। वहीं टायरस गस को बताता है कि हेक्टर हाल ही में पुलिस से मिला है, शायद वो इन्फॉर्मेंट बन गया है।
वॉल्टर को इस बात का अंदाजा था और उसने हेक्टर के साथ मिलकर शायद यही प्लानिंग की थी। हमें हेक्टर को दोबारा दिखाया जा रहा है, उसके कमरे की तलाशी ली जा रही है। जब पता चल जाता है कि कमरा पूरी तरह से सुरक्षित है, तब यहाँ गस आता है। यहाँ आसपास ही वॉल्टर भी मौजूद होता है, मगर वो गस की नजरों से बच जाता है। वहीं जेसी को पुलिस ने छोड़ दिया है। इलाज के बाद पता चलता है कि ब्रॉक को राइसिन नहीं दिया गया था, उसे किसी और वजह से पॉइजनिंग हुई थी। वो पुलिस से तो बच गया है, मगर फौरन ही उसे गस के लोग किडनैप कर लेते हैं और दोबारा से लैब में लेकर जाते हैं ताकि वो उसके लिए ड्रग्स बना सके। गस हेक्टर से मिलने के लिए उसके कमरे में पहुंचता है। वो उसे काफी उल्टा सीधा सुनाता है, डरपोक कहता है। ये भी कहता है कि तुम पुलिस से जाकर मिल गए, और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। हमें जितनी बार भी हेक्टर और गस को दिखाया गया है, गस उसे बार बार अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है और हेक्टर ऐसा नहीं करता। मगर इस बार हेक्टर गस को देखता है और फिर अपने पास लगी बेल को बजाने लगता है। गस और टायरस पहले तो कंफ्यूज होते हैं, मगर फिर उन्हें एहसास होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इस बेल से एक बॉम्ब कनेक्टेड है जो खुद हेक्टर की व्हीलचेयर में लगा हुआ है। ये बॉम्ब फटता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि गस हेक्टर के कमरे से सही सलामत बाहर निकल रहा है। वो अपनी टाई एडजस्ट करता है और साथ ही हमें गस की बॉडी का दूसरा हिस्सा दिखाया जाता है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। गस वहीं जमीन पर गिरता है और मर जाता है। इस बॉम्ब के फटने से गस का साथी भी मर चुका है और खुद हेक्टर भी। हेक्टर ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए गस से अपने सालों पुरानी दुश्मनी का बदला ले लिया है। हेक्टर को गस की मौत के बारे में खबर मिलती है। वो फौरन उस लैब में पहुंचता है जहां पर ये लोग ड्रग्स बनाते थे। वो यहाँ पर मौजूद गस के दो साथियों को मार डालता है और जेसी को आजाद करवाता है। उन्हें पता होता है कि हैंक कभी भी इस लैब में पहुंच सकता है, इसीलिए वो इसे आग लगा देते हैं। बाद में जेसी वॉल्टर को बताता है कि एंड्रिया का भाई ब्रॉक जिंदा है। वो राइसिन की वजह से बीमार नहीं हुआ था, बल्कि लिली ऑफ वैली नाम की कुछ बेरीज होती हैं जो जहरीली होती हैं, और शायद उसने गलती से वो खा ली थी। जेसी इस बात से उलझा हुआ है कि क्या इन्होंने गस को मारने की प्लानिंग करके सही किया, क्योंकि गस ने ब्रॉक को पॉइजन नहीं किया था। वॉल्टर जेसी को समझाता है कि इन्होंने जो भी किया वो सही था। थोड़ी देर बाद वॉल्टर की स्काइलर से बातचीत होती है। वो परेशान है और उससे पूछ रही है कि ये जो धमाका हुआ है, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? वॉल्टर कहता है, मैं जीत गया हूँ। सीजन के आखिर में हमें वॉल्टर के बैकयार्ड में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर एक गमले को दिखाया जाता है जो लिली ऑफ द वैली प्लांट है। ये वही पौधा है जिसके जहर की वजह से ब्रॉक बीमार पड़ा था। कुछ एपिसोड्स पहले हमें दिखाया गया था कि वॉल्टर इसी जगह पर बैठकर अपनी गन घुमा रहा था और बार बार गन उसकी तरफ आ रही थी, मगर एक बार गन इस प्लांट की तरफ जाती है और शायद तभी वॉल्टर के दिमाग में ये प्लान आया था। उसने अपने घर में मौजूद इस प्लांट का इस्तेमाल करते हुए ब्रॉक को जहर दिया ताकि जेसी गस के खिलाफ हो जाए और उसकी मदद करे। वॉल्टर जेसी का इस्तेमाल करते हुए गस के खिलाफ जीत चुका है और खत्म हो चुका है ये सीजन। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। बाय। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।